अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हुए सेंड अप्स आपके? केमिस्ट्री का कैसा था? वो कीजिएगा। स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक जो है वो इसमें से रह गया था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो था ना। लास्ट टॉपिक कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो वहीं से आज हम करते हैं स्टार्ट, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करेंगे। तो ठीक है। तो कॉस्मेटिक का आप वर्ड जो है वो अक्सर सुनते रहते होंगे, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जो है यूज होता है। तो कॉस्मेटिक से जो है वो आमतौर पर यही लिया जाता है कि जो भी मतलब मेकअप से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक्स हैं। तो कॉस्मेटिक्स बेसिकली जो है वो कोई भी ऐसे सब्सटेंस या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि यूज होता है टू इनहेंस नेचुरल ब्यूटी। ठीक है। और जो है उसके साथ साथ जो है वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी, मतलब जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो उससे जो है वो सारे सब्सटेंसेस या वो सारे जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करते हैं और साथ में जो है वो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। उन सब्सटेंसेस को जो है वो कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। कॉस्मेटिक्स ही जो है उसको कहा जाता है। तो अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कॉस्मेटिक्स जो है वो आज के दौर में अगर देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसकी जो है मार्केटिंग है, यानी कि उसकी जो कंजम्पशन है वो भी। और मतलब सप्लाई, फिर जाहिर है डिमांड उसकी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है वो प्रोडक्शन भी होगी। तो ये ग्लोबल मार्केट जो है, यानी कि पूरी जो ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया में जो इसकी सप्लाई है और इसकी जो प्रोडक्शन और सारा जो यूजेज है ग्लोबल मार्केट फॉर स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स, कलर से कॉस्मेटिक्स है, ये ज्यादा एक्सीड हुई थी 50, मतलब कितने तक एक्सीड हो गई थी, $53 बिलियन। इसकी मार्केट जो है मतलब $53 बिलियन तक ये एक्सीड कर गई थी। मतलब पहले भी बहुत ज्यादा था लेकिन 2002 में, ठीक है, 2002 में या उसके बाद से जो है वो ये बहुत ज्यादा जो कॉस्मेटिक केमिस्ट्री है इसकी ग्लोबल मार्केट जो है वो इंक्रीज हुई थी 2002 के बाद। द नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ब्रॉट टू मार्केट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली। और अभी तक जो है उसके बाद मतलब रोज नित नई जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं मार्केट में। अभी भी आप देख लें तो आपको देखा जाएगा तो आपको पहले से बेहतर जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। तो इसी तरह से अब उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि क्या क्या फिर चेंजेस होती हैं। तो इसी तरह से जो कॉस्मेटिक केमिस्ट्स हैं, ठीक है, जो इस से रिलेटेड जो है वो इन प्रोडक्ट्स पे जो काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा उनकी यही कोशिश होती है कि वो इंटरेस्टिंग और एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स, मतलब एक नए से नए इंग्रेडिएंट्स लेके आए, ठीक है, मार्केट में, जो कि और ज्यादा स्किन की हेल्थ को, अपीयरेंस को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आप आज से कुछ साल जो है वो पीछे भी जाके देख लें तो उस वक्त के जो कॉस्मेटिक्स हैं, आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं, बल्कि क्या दिनों में ही जो है वो चेंजेस आती रहती हैं और न्यू से नई प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो आती जाती हैं। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ये है, इसका वास्ट है। लेकिन क्या है कि वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्व इन द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो कुछ जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को ही कवर करेंगे। और उनमें जो है वो फर्स्ट जो है एक है नेल पॉलिश। कि वैसे तो स्किन केयर से रिलेटेड बाकी सारे वो सब इसी में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये एक तो नेल पॉलिश को, सेकंड जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर, लिपस्टिक, और साथ में हेयर डाई। हेयर डाई भी इसी में ही आता है क्योंकि वो भी एक नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए यूज होता है। तो हेयर डाइज जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम नेल पॉलिश रिमूवर और लिपस्टिक की केमिकल कंपोजिशन और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट जो है नेल पॉलिश है, इसके लिए रॉ मटेरियल। अब देखें डिफरेंट टाइप्स की नेल पेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मतलब उनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम तो नहीं होगा, मतलब सबका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगी, लेकिन ये क्या है कि बेसिक चीज जो है, ठीक है, सबका क्या, नेल पेंट्स का क्या मतलब एक चीज सब में जो कॉमन है वो क्या है, चाहे वो पील ऑफ है या कोई भी किसी भी टाइप की नेल पेंट है किसी भी टाइप का है, तो उसका क्या होगा कि उसमें जो कॉमन चीज है वो ये है कि लेयर बनती है उसकी एक, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं तो लेयर बनती है, चाहे उसमें ग्लिटर हो या ना हो या जैसा मैट हो जो भी हो, लेकिन क्या है कि एक लेयर बनती है, तो उस हिसाब से जो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि जो बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी, वो उनका बेसिक फार्मूला जो है वो चाहे किसी भी टाइप का नेल पेंट है उसका सेम होगा। तो जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स उसमें के क्या है, एक तो उसमें से क्या है कि फिल्म, मतलब एक लेयर तो बनती है, ठीक है, हर कोई भी टाइप की हो किसी भी किस्म की हो, तो फिर फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होगा एक, ठीक है। फिल्म फॉर्मिंग एजेंट जो है उसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज, यानी कि जो फिल्म फॉर्मिंग जो एक लेयर बनती है नेल पेंट की, ठीक है, आप जब लगा अप्लाई करते हैं तो एक लेयर जो है वो बनती है, वो लेयर फिल्म फॉर्मिंग एजेंट कौन सा है, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। फिल्म फॉर्मिंग एजेंट के साथ फिर जो है वो सेकंड है रेजन्स, रेजन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स। रेजन्स क्या करते हैं, वो स्टिक करते हैं, जो फिल्म एक बनती है, ठीक है, उसको आपके नेल्स के साथ स्टिक करते हैं। और प्लास्टिसाइजर्स जो है ये भी क्या करते हैं कि उस फिल्म को स्टेबलाइज करते हैं, क्रैकिंग से जो है वो उसको बचाते हैं, यानी कि जो लेयर एक बनी हुई है वो स्मूथ रहेगी, ठीक है, स्टेबल रहेगी, और इसको जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो ना आप कुछ दिनों तक जो है वो कोई नेल पेंट जो है वो अप्लाई किए रखते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि उसके छिलके से मतलब वो क्रैक्स पड़ के उतरना शुरू हो जाते हैं। वो असल में यही होता है कि प्लास्टिसाइजर्स ने पहले उसको जितना उनकी एबिलिटी थी, जितना वो होल्ड करके रख सकते थे उतना उन्होंने रखा, उसके बाद जब वो प्लास्टिसाइजर्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो गए या खत्म हो गए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो क्रैक्स की फॉर्म में जो है वो उतरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्लास्टिसाइजर का काम कि वो स्टेबलाइज करते हैं इस फिल्म को या इस लेयर को, और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, क्रैकिंग से को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। थर्ड जो है वो सॉल्वेंट्स है, ठीक है, इन सबको मिक्स अप करने के लिए जो है वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादातर जो एस्टर्स हैं वो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। उनमें से एस्टर कौन कौन सा है, कि ब्यूटाइल स्टीरिएट, यानी कि स्टीयरिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक, और एस्टर कैसे बनते हैं, अल्कोहल से, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रिएक्शन से। तो उसमें से स्टीरिएट मतलब स्टेरिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ब्यूटानोल यानी कि अल्कोहल जो है ब्यूटाइल स्टीरिएट हो सकता है, या फिर ब्यूटाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये सारी बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी टाइप की का नेल पेंट होगा उसमें ये होंगे। और ब्यूटाइल एसीटेट या फिर एसीटेट हो सकता है। और देन जो है वो कलरिंग एजेंट्स, कलर मतलब ऐड करना होता है, तो फिर कलरिंग एजेंट जो है वो जाहिर डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, कलरिंग एजेंट्स में कैसा, एक तो पर्ल जो है वो यूज होता है, और दूसरा जो है वो फिश स्केल, फिश के ऊपर जो स्केल होते हैं ना, उनमें देखा आप, एक ग्लिटरी ग्लिटरी सा एक उसमें होता है मटेरियल, तो इस वजह से कॉस्मेटिक्स में फिश स्केल को और पर्ल को जो है वो एज अ कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है। साथ में दूसरा पिगमेंट में यूज होता है जो भी कलर ऐड करना हो, लेकिन इसमें जो है वो एक जो शाइन होती है या वो उस वजह से ये फिश स्केल और पर्ल को एज अ कलरिंग एजेंट इसमें ऐड किया है। तो ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसमें फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, रेजन एंड प्लास्टिसाइजर, सॉल्वेंट्स एंड कलरिंग एजेंट्स हैं। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, रॉ मटेरियल लेने के बाद जो है वो इसको किस तरह से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो भी पिगमेंट आपने, कलरिंग पिगमेंट जो ऐड करना है वो, ठीक है, प्लस नाइट्रोसेलुलोज यानी कि जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है वो, ये सॉल्वेंट को छोड़ के, ठीक है, सॉल्वेंट तो
ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, उनमें से पिगमेंट्स हैं, नाइट्रोसेलुलोज है और प्लास्टिसाइजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो है, इनका काम है इनको मिक्स करना। लेकिन मिक्स करने के लिए क्या है कि सबसे पहले उसको ग्राइंड करना, मतलब बिल्कुल एक जैसा होमोजीनियस जो है वो एक मिक्सचर टाइप जो है उस तरह से आपने बनाना है। उसमें पिगमेंट्स हैं, नाइट्रोसेलुलोज हैं, प्लास्टिसाइजर हैं, इन सबको पहले क्या किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा। ठीक है। और ग्राइंडिंग कहाँ पे होगी, ग्राइंडिंग के लिए एक स्पेसिफिक इसके लिए जो है वो इक्विपमेंट है या एक मशीन आप कह सकते हैं, वो यूज होता है टू रोल डिफरेंशियल स्पीड। मतलब उसके टू रोल्स हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंशियल स्पीड के साथ जो है वो चीजें माइल्ड होती हैं। टू रोल डिफरेंशियल स्पीड मिल। टू रोल डिफरेंशियल स्पीड मिल में जो है वो इनको मतलब माइल्ड किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा टू प्रोड्यूस अ फाइन डिस्पर्जन ऑफ कलर। यानी कि पिगमेंट्स भी हैं, नाइट्रोसेलुलोज हैं, प्लास्टिसाइजर हैं, इन तीनों को जो है वो बिल्कुल इस तरह से ग्राइंड कर दिया जाता है कि एक डिस्पर्जन ऑफ कलर, जैसे एक बिल्कुल एक कलर की तरह ही वो सारा एक बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर सा बन जाता है। ठीक है। व्हेन प्रॉपरली एंड फुली माइल्ड, जब आप इसको बिल्कुल जो है वो कंप्लीटली ग्राइंड कर लेते हैं, कंप्लीटली जो है वो माइल्ड हो जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, देन द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द मिल इन द शीट फॉर्म। तो फिर उसको जब मतलब निकाला जाता है तो ऐसे मतलब जैसे एक शीट होती है, एक चादर होती है बारीक सा, ठीक है, बारीक सी लेयर की फॉर्म में इस तरह से जो है ना उसको आप निकालते हैं। देन ब्रोकन अप इनटू स्मॉल चिप्स फॉर मिक्सिंग विद द सॉल्वेंट। तो इसको फिर आप इसको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में जो है स्मॉल चिप्स में थोड़े छोटे छोटे शीट के जो है वो पीसेस करते हैं, फिर आप उसको किसमें मिक्स कर देते हैं, सॉल्वेंट में। द मिक्सिंग इज प्रिपेयर्ड। और मिक्सिंग जो है ये कहाँ पे की जाती है, स्टेनलेस स्टील केटल्स में। इनके पहले ग्राइंडिंग की, मिक्सिंग की, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो हमारे पास एक डिस्पर्जन ऑफ कलर बना है उसको आपने सॉल्वेंट में मिक्स करना है। और सॉल्वेंट में मिक्स आप किस में करेंगे, केटल्स में करेंगे, स्टेनलेस स्टील केटल्स में करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो एट द एंड, अब आपने सॉल्वेंट के साथ भी सारा रॉ मटेरियल यूज कर लिया, सॉल्वेंट के साथ मिक्स अप भी हो गया। फिर द मिक्सचर इज कूल्ड, मतलब अब उसको कूल किया जाएगा बिफोर द एडिशन ऑफ सच अदर मटेरियल। जैसे कि अब जो है वो एक परफ्यूम मतलब फ्रेग्रेंस ऐड करना है, या मॉइस्चराइजर ऐड करना है, या कूलिंग एजेंट ऐड करना है, कुछ भी मतलब वो एक्स्ट्रा जो एजेंट चीजें जो है वो यूज करने हैं। मतलब बेसिक रॉ मटेरियल यही है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या मॉइस्चराइजर या कुछ भी ऐड किए जाते हैं। लेकिन वो क्या होगा कि मतलब उसको कूल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब मिक्सिंग के बाद थोड़ा सा कूल करेंगे, कूल करने के बाद बाकी जो है चीजें ऐड करेंगे। फिर जो है अब जो है ये प्रिपेयर हो चुका है। द मिक्सचर इज देन पम्प्ड इनटू द स्मॉलर 55 गैलन ड्रम्स। मतलब ड्रम का साइज है 55 गैलन्स। ठीक है। 55 गैलन के ड्रम्स जो है उनमें सारा ये जो मिक्सर है उसमें पंप किया जाता है। और फिर जो है वो प्रोडक्शन लाइन की तरफ जो है वो उसको बेच दिया जाता है, क्योंकि ये सारा काम तो मशीनों से ही होता है। और फिर फिनिश्ड नेल पॉलिश जो होती है उसको फिर एक्सप्लोजन प्रूफ पंप्स में, जो छोटी छोटी जो बॉटल्स होती हैं जैसे हमें मिलती है मार्केट से, वैसे उनमें स्मॉलर बॉटल्स में इसको जो है वो मतलब डाल दिया जाता है फॉर द रीटेल मार्केट। ठीक है। तो ये इसका सारा तरीका है कि किस तरह से पहले ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग है, फिर उसके बाद सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप करना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ऐड करनी है, और देन जो है इसको स्मॉल जो बॉटल्स हैं उनमें पैक कर देना है फॉर रिटेल मार्केट। उसके बाद आ जाता है नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर असल में क्या चीज होती है, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर में वही सॉल्वेंट होता है ना कि जो उस नेल पेंट को क्या करता है, डिजोल्व कर देता है, उसको डिजोल्व करता है। तो नेल नेल पेंट रिमूवर में फिर क्या होता है कि उसमें वही सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्योंकि जब आपने नेल पॉलिश जब आप अप्लाई करते हैं तो जो उसका सॉल्वेंट है वो क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। एस्टर जो है ना वो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं, वो एवेपोरेट हो जाता है, बाकी मैस जो है वो स्टिक हो जाता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर में असल में वही सॉल्वेंट हम अगेन जो है वो अप्लाई करते हैं, उसमें वो सारा जो भी मिक्सचर होता है वो उसमें डिजोल्व अगेन डिजोल्व हो जाता है और वो इजीली फिर रिमूव हो जाती है। तो नेल पॉलिश में भी फिर क्या होगा कि हमने जो वहां पे सॉल्वेंट यूज किए, एस्टर्स यूज किए गए हैं, तो वही नेल पॉलिश रिमूवर में भी वही सॉल्वेंट्स होंगे। ठीक है।
तो ये नेल पॉलिश रिमूवर इससे पहले जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन ब दिन जो है वो बेहतर की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन जो है वो बेस्ट है इसमें नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, या मतलब ये जितने भी रॉ मटेरियल, ये एसीटोन जो है ना इसमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन क्या मसला क्या है कि एसीटोन जो है वो स्टार्ट में यूज किया गया, लेकिन अभी एसीटोन का यूज जो है वो बैन कर दिया, क्योंकि ये नेल्स पे अप्लाई करना है। तो एक तो ये स्किन के लिए हार्मफुल है, लंग्स के लिए, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, तो नेल्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से फिर एसीटोन को जो है वो बैन कर दिया गया है कि इसका यूज जो है वो नेल पॉलिश में या फिर नेल पॉलिश रिमूवर में इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने अक्सर हो सकता है देखा हो कि नेल पॉलिश रिमूवर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि एसीटोन फ्री, ठीक है। हालांकि ये मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से तो अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन इसके जो है वो और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से इसको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। इसलिए आप जो है वो एस्टर्स जो हैं उन्हीं को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उनमें जो है वो आ जाते हैं, इथाइल एसीटेट है, ठीक है, या फिर ब्यूटाइल एसीटेट है। तो ब्यूटाइल एसीटेट जो है वो इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया गया है नेल पॉलिश को बनाने में। तो यहाँ पर भी इसको रिमूवर में भी मतलब वही सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो है इसमें टू मिक्सचर्स हो सकते हैं, टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ कि एसीटोन एसिड और ब्यूटाइल एसिड, यानी कि एसीटोन और साथ में इथाइल एसीटोन को मिक्स कर। लेकिन एसीटोन का जो है वो हो सकता है कि कुछ जो अच्छी कंपनीज नहीं है तो वो हो सकता है एसीटोन को यूज करती हो, लेकिन अब एसीटोन जो है उसको बैन कर दिया गया है। तो बाकी जो है इसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में यहाँ पे देखें तो एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड है, पोलर भी है, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, CH3 है और CH3 है। तो ये वाटर में भी कुछ जो है वो सॉल्युबल हो सकता है, कलरलेस है, फ्लेमेबल है, इज ऑफन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ऑफन मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है। इसकी रीजन ये है कि इट इज कम्प्लीटली इनविजिबल विद वाटर, क्योंकि ये भी पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो इस वजह से ये वाटर में भी मिसिबल है और नियरली ऑल अदर ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो इसी वजह से ये जो है वो नेल पेंट में इजीली उसको रिमूव करने में यूज होता है। लेकिन इसकी रीजन जो है इसको यूज करने की आपको मैंने बता दी है, ना करने की। अच्छा जी, अब जो है वो नेक्स्ट कितना टाइम है, टॉपिक है लिपस्टिक्स। तो लिपस्टिक में इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या बेस उसकी जो है वो क्या है, वैक्सी, वैक्स जो होती है, या वैक्सी और फैटी बेस है उसकी, ठीक है। कि आपने जैसे देखते हैं कि क्या उसका लिपस्टिक का अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो क्या होता है कि एक वैक्स टाइप उसकी होती है, ठीक है, अपीयरेंस में, अप्लाई करने में भी हमें वो ऐसे ही लगती है। तो इसके जो है वो मतलब केमिकल कंपोजिशन बहुत सिंपल है। इट इज मेड अप ऑफ थ्री इंग्रेडिएंट्स। थ्री इंग्रेडिएंट्स में जो है वो एक जो वैक्सी बेस है, ठीक है, एज अ बेस जो, यानी कि ज्यादा इंग्रेडिएंट इसी का ही होगा, ज्यादा अमाउंट में। फैटी बेस हो सकती है, या ठीक है, सेकंड जो है वो हो सकता है डाई, यानी कि पिगमेंट, तो वो तो लाजमी ऐड किया जाएगा। और थर्ड परफ्यूम में आप मतलब इसका मेन इंग्रेडिएंट तो नहीं है, लेकिन मतलब वो अच्छी स्मेल देने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल्स, ठीक है, कि वैक्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में होगी। तो ऑयल्स जो है वो क्या करते हैं कि वो सॉफ्ट रखते हैं, ठीक है। वैक्स जो होती है ना जो मतलब रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होती है, जो एक शेप देती है लिपस्टिक को, उसका ये काम होता है। और ऑयल्स जो है वो क्या करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है, लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं। वैक्स जो है उसको उसको सॉफ्ट करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को इजी बनाते हैं, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल में जो है वो वैक्स है, ठीक है, वैक्सीज में देख लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीज यूज हो सकती हैं। मतलब अब एक टाइप की वैक्स यूज नहीं होगी, मोर देन वन टाइप की वैक्स जो है वो एक लिपस्टिक में यूज होगी। उसमें आ जाती है बीज वैक्स, कैंडीला वैक्स, या बहुत जो एक्सपेंसिव या अच्छी क्वालिटी की जो होती हैं वो कार्नोबा।
कार्नोबा वैक्स भी यूज किया जाता है। मतलब इनमें से जो है वो कोई सी दो वैक्सेस जो है एक लिपस्टिक में यूज होंगी। डाई जो है वो कोई भी पिगमेंट हो सकता है। ऑयल्स जो है वो कौन से हो सकते हैं? ऑयल्स में जो है वो कैस्टर ऑयल हो सकता है, लैनोलिन हो सकता है, और या फिर वेजिटेबल ऑयल। इसके साथ में जो है वो इसमें अल्कोहल जो है वो एज अ सॉल्वेंट भी यूज, सॉल्वेंट्स भी इसमें यूज होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट भी मोर देन वन टाइप्स के यूज हो सकते हैं। इसमें अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है, पिगमेंट ऐड किया जाता है, और बाकी प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इस वजह से यूज किए जाते हैं कि प्रिजर्वेटिव जो है वो एक तो ये कि उसकी जो लाइफ है, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और ताकि ज्यादा अरसे तक जो है वो खराब ना हो लिपस्टिक, क्योंकि वैक्सी मटेरियल है, फैटी मटेरियल, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो इसलिए फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं लिपस्टिक में, ताकि जो फैटी मटेरियल है या वैक्स जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप देखेंगे पहले तो जो है वो क्या होगा कि क्योंकि मोर देन वन टाइप्स की वैक्सेस यूज हो रही हैं, मोर देन वन टाइप के सॉल्वेंट्स यूज हो रहे हैं, मोर देन वन टाइप के ऑयल्स यूज हो रहे हैं। तो क्या होगा कि पहले तो आपने क्या करना है कि ऑयल्स को अलग से मिक्स करना है, जो भी दो टाइप के ऑयल हैं उनको अलग करना है। ठीक है, जो वैक्सीज हैं, ठीक है, वैक्सीज हैं उनको अलग से आपने मिक्स अप करना है। और थर्ड जो सॉल्वेंट्स है, ठीक है, उनको आपने अलग से जो है वो मिक्स अप करना है, सेपरेटली आपने उनको मिक्स करना है। फिर उसके बाद इनकी जो है वो आपस में मिक्सिंग होगी। रॉ इंग्रेडिएंट फॉर लिपस्टिक, पहले तो जो है वो जो वैक्स है उसको मेल्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड मिक्स्ड सेपरेटली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज। तो पहले आपने जो भी दो टाइप के ऑयल्स हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है, ठीक है, और साथ में आप जो है वो कोई और ऑयल यूज कर रहे हैं, तो कोकोनट ही आप कह लें, आपने इनको पहले मिक्स करना है। ठीक है, वैक्सेस दो टाइप की जो है उनको आपने पहले मिक्स करना है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो जो भी आपने मोर देन टू टाइप्स के यूज करने हैं उनको आप पहले अलग से सेपरेटली मिक्स कर लें। ठीक है, जिनको मेल्ट करने की जरूरत है आप उनको मेल्ट कर लें। वन मिक्सर कंटेन, उनमें से एक जो है वो सॉल्वेंट्स का मिक्सचर होगा, दूसरा जो है वो ऑयल्स का मिक्सचर होगा, तीसरा जो है वो फैट्स का या जो वैक्सी मटेरियल है उसका मिक्सचर होगा। ये थ्री मिक्सचर्स आपने कर लिए, बना लिए। ठीक है, देन फिर जो है वो अब जो लिक्विड चीजें हैं, ठीक है, अब इसमें से आप सॉल्वेंट्स को उठाएं। वैक्स जो है ये सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे आपने मेल्ट की है लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखें, सॉल्वेंट जो है ये भी लिक्विड है, ऑयल जो है ये भी लिक्विड है। तो आपने क्या करना है, ऑयल्स का मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट्स का मिक्सचर जो है आपने उसको मिक्स करना है, किसके साथ, पिगमेंट्स के साथ। ठीक है, आपने पहले ऑयल, सॉल्वेंट और पिगमेंट्स इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेना है। ठीक है, और उससे क्या बनेगा, एक कलर मैश बन जाएगा। यानी कि पिगमेंट को भी जब आपने मिक्स किया तो एक जो है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिक्विड आएगा, देन मिक्स विद द कलर पिगमेंट्स, तो आफ्टर द फिर एक पिगमेंट मैश बन जाएगा। तो पिगमेंट मैश इज ग्राउंड एंड मिक्स, बिल्कुल मतलब उसकी जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। फिर उसके बाद जो पिगमेंट का मैश, ये इन तीनों को जो है वो करने के बाद जो है आप इसको क्या किस में डालेंगे, एक वैक्स सी सॉलिड जो है या वैक्स जो है जिसको मेल्ट किया हुआ है जो लिक्विड फॉर्म में है, आप इस सारे को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हॉट वैक्स मैश अंटिल, फिर आप उसको मिक्स करेंगे और यहाँ तक एक यूनिफॉर्म कलर और कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, आपने इस तीनों के मिक्सचर को, इस मैश को, पिगमेंट मैश को आपने वैक्सी जो है वो मेल्टेड वैक्स जो है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद क्या हो गया है कि अब आपका काम खत्म हो गया, मतलब ये है कि प्रिपेयर हो गया। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको कूल करना है। जैसे एक मतलब मोल्ड्स में डालते हैं, मोल्ड्स मतलब जो शेप जिसकी आपको जो जिस शेप की लिपस्टिक चाहिए, आप जैसे आइसक्रीम बनानी हो या कोई भी कुल्फी वगैरह बनाते हैं जब, उसमें क्या होता है कि उसको मोल्ड्स में डाला जाता है, जो भी हमारा मिक्सचर होता है। या इसमें भी यही होता है कि लिपस्टिक, वंस द लिपस्टिक मैश इज मिक्स्ड एंड फ्री ऑफ एयर, मतलब बिल्कुल इसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। तो इसको क्या किया जाता है, इसको जो है वो ट्यूब में डाला जाता है। उसमें जो है वो बहुत सारे मशीन सेटअप्स यूज किए जाते हैं, जिस किस्म का भी इक्विपमेंट हो, जो भी मैन्युफैक्चरर के पास है उसके अकॉर्डिंग वो अपना इक्विपमेंट यूज करेगा। ठीक है, द मेल्टेड मैश इज डिस्पेंस्ड इनटू द मोल्ड।
ठीक है, मोल्ड में डाला जाएगा और इस तरह से डाला जाएगा कि अपसाइड डाउन होगी। यानी कि वैसे तो इस तरह से लिपस्टिक की शेप होती है ना, तो वो इस तरह का मोल्ड होगा कि ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है, अपसाइड जो है वो डाउन होगी, सो दैट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज द टॉप ऑफ द मोल्ड। तो जो मतलब ट्यूब का जो बॉटम है वो ऊपर होगा, ठीक है, इस तरह से जिस ट्यूब में ऐड की जाएगी। फिर लिपस्टिक को कूल किया जाएगा और सेपरेटेड फ्रॉम द मोल्ड। जब वो कूल हो जाएगी तो फिर मतलब एक शेप बन जाएगी, उसको मोल्ड से सेपरेट कर लिया जाएगा। और जो ट्यूब का बॉटम है, ठीक है, बॉटम ऊपर है ना, उसको सील कर लिया जाएगा। फिर जो है वो मतलब ये लिपस्टिक को फिर जो है वो फिनिशिंग, आपने देखा होगा कि लिपस्टिक की सरफेस कितनी स्मूथ होती है, तो वो उसको मजीद जो है वो उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी करने के लिए फ्लेमिंग कैबिनेट से गुजारा जाएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग कैबिनेट या फिर हाथ से फ्लेम उसको दिया जाता है, और इस तरह से, ताकि उसका फिनिश जो है वो इम्प्रूव, वो स्मूथ हो जाए, और पिन होल्स जो पीछे हैं उसको जो है वो सील कर दिया जाता है। देन जो है ये प्रिपेयर होगी, मोल्ड्स में भी ऐड होगी, फिर उसके बाद लेबलिंग होगी और पैकेजिंग होगी। तो आफ्टर द लिपस्टिक इज रिट्रैक्टेड, ठीक है, जब लिपस्टिक जो है वो मतलब इतना उसकी कंप्लीशन हो जाती है तो फिर उसको कैप लगाई जाती है और लिपस्टिक इज रेडी फॉर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो अब आप उसको मतलब जो भी नेम देना है, जो भी करना है, आप उसको जो है वो पैक कर सकते हैं। तो ये लिपस्टिक के है सारा। ठीक है, 2 मिनट से आगे अब आगे एक टॉपिक नेक्स्ट और लास्ट है टॉपिक इसका, एडहेसिव्स। तो एडहेसिव्स जो है वो अभी हम 3 मिनट हैं, चलो कोशिश करती हूँ कि हो जाए। अगर एडहेसिव्स जो है वो, आप अक्सर जो है हम डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते रहते हैं। एडहेसिव्स जो है वो जो चीजों को जोड़ने के लिए यूज होता है। एडहेसिव्स टू स्टिक द थिंग्स टुगेदर, दो चीजों को जोड़ने के लिए कोई भी जो एन एन एडहेसिव इज अ कंपाउंड दैट adheres और बॉन्ड्स टू आइटम्स टुगेदर। तो या तो वो बॉन्डिंग के थ्रू, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये जुड़ते हैं कोई सी दो चीज में। कुछ ऐसे जो होते हैं मतलब उनकी केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बॉन्ड बना लेते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एडहेसिव्स होते हैं। और या फिर ये होता है कि मतलब फिजिकल तरीके से किसी तरह से जो है वो मतलब उसके साथ ऊपर वाली सरफेस से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या इस तरह से एडहेयर हो जाते हैं। तो एडहेसिव्स जो है ये नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं और सिंथेटिक सोर्स से भी आ सकते हैं। नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। तो पहले तो नेचुरल सोर्सेज को ही यूज किया जाता था। नेचुरल सोर्सेज में जो है वो जैसे एनिमल स्किन है उससे भी बनाया जाता है, स्टार्च से बनाया जाता है। उसके बाद जो है वो जो फ्लोर है, मतलब पुराने जमाने में जो है फ्लोर को मिक्स करके उसको भी एज अ एडहेसिव यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसके दोनों सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज भी हैं और सिंथेटिक सोर्सेज भी हैं। तो एडहेसिव्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, इट इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। सम मॉडर्न एडहेसिव्स आर एक्सट्रीमली, मतलब अब तो इतनी मतलब डेवलपमेंट हो गया कि कुछ जो मॉडर्न एडहेसिव्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि जो है वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में भी उनको जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है उन उसमें भी उन एडहेसिव्स को, चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। आपने नेक्स्ट जो है वो इसकी टाइप्स है नेचुरल एडहेसिव्स। नेचुरल एडहेसिव जैसे कि नेम ही बता रहा है कि जो नेचुरल सोर्स से आएंगे उनको नेचुरल एडहेसिव कहेंगे। तो दे आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्सेज, यानी कि ये इनऑर्गेनिक, लाजमी नहीं है कि ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्सेज भी हो सकते हैं इनके। और बायोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, जैसे कि वेजिटेबल मैटर है, स्टार्च, जैसे स्टार्च से जो है वो जो एडहेसिव बनता है वो है डेक्स्ट्रिन। मेरे हाथ में अभी टाइम जो है वो 1 मिनट है। ठीक है, नेचुरल रेजन्स हैं, जो हमने रेजन अभी उधर पढ़ा था। तो नेचुरल रेजन कुछ प्लांट्स जो हैं वो उससे चिपकने वाला एक मटेरियल होता है, ठीक है, नेचुरल रेजन, वो भी एज एडहेसिव यूज हो सकते हैं। एनिमल स्किन से जो है वो कुछ एडहेसिव बनाए जाते हैं, तो दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बायो एडहेसिव्स। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल सोर्सेज से आते हैं उनको बायो एडहेसिव्स जो है वो कह सकते हैं। सिंथेटिक एडहेसिव्स में, सिंथेटिक एडहेसिव्स में देखें तो वो इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स वो होते हैं कि ऐसे एडहेसिव्स होते हैं जिनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें। ठीक है, कि जैसे अब कहीं पे जो है वो ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे कुछ ज्यादा लोड पड़ता हो, तो वहां पे थोड़ी सी उसमें लोड की वजह से थोड़ा सा उसकी शेप चेंज होती है, इलास्टिसिटी उसमें होती है ना, उस इलास्टिसिटी की वजह से जो है वो उसकी मतलब जो है ना वो स्टे कर जाता है।
अच्छा, अभी जो है वो हम अगेन ज्वाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो रह गया है उसको हम कर। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिंथेटिक में जो है, जो फैक्ट्रीज में या खुद सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, उनमें जो है वो आ सकते हैं। एक तो ये टाइप्स हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स जो है वो है जिनकी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो तो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो इसमें उस बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो ज्यादा, मतलब कोई भी वाइब्रेशन होती है या कुछ भी होता है, कोई उसको इलास्टिसिटी की वजह से, मतलब थोड़ा सा अगर उसमें लोड होता है तो वो अपनी, जैसे इलास्टिक की तरह से शेप, उसकी बॉन्ड की शेप चेंज होगी, लेकिन वापस जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो है वो इलास्टोमर्स जो होते हैं एडहेसिव्स, उनकी ये प्रॉपर्टी। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हमने जो है वो पॉलीमर्स भी पढ़े थे, तो थर्मोप्लास्टिक्स वो हैं जिनमें जिनको अब हम हीट करेंगे, हीट अप करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर आप जो है वो उसको कूल करेंगे तो वो अगेन जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उनको जो थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव्स हैं, आप उनको वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा हीट जो है वो ऐसा कोई खतरा ना हो कि हीटिंग का काम या उस वजह से वो मेल्ट होने का खतरा ना हो, तो वो आप उनको थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव्स को वहां पे यूज कर सकते हैं। देन थर्मोसेटिंग एडहेसिव्स है, तो थर्मोसेटिंग एडहेसिव्स वो हैं कि जिनमें हीट का कोई असर नहीं होता, जो एक दफा सेट हो गए, ठीक है, तो हो गए, उसके बाद आप चाहे उनको जितना मर्जी हीट करें वो मेल्ट नहीं होंगे, ना ही दोबारा से रीयूज हो सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना हो, ऐसी जगहों पे जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं बहुत ज्यादा लोड पड़े तो तब भी ये जो है वो एक जगह पे सेट रहेंगे, तो ये वहां पे काम आ सकते हैं ऐसे एडहेसिव्स। तो ये सारे जो है वो सिंथेटिक एडहेसिव में, ये थ्री टाइप्स के एडहेसिव्स हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग और इलास्टोमर्स। ठीक है, तो ये सिंथेटिक एडहेसिव्स में आ जाते हैं। देन जो है वो आ जाते हैं ड्राइंग एडहेसिव। ड्राइंग एडहेसिव मतलब कि जब वो ड्राई होंगे, यानी उसमें से सॉल्वेंट जो है वो जब उड़ जाएगा, निकल जाएगा, तो तब वो जो है वो बाइंड कर सकते हैं। तो असल में ये क्या होते हैं ड्राइंग एडहेसिव, ये सस्पेंशन जैसे होता है ना, कि एक सस्पेंशन होती है, मेडिसिन में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं सस्पेंशन के, जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, ठीक है, नजर आपको आ रहे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि एडहेसिव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे इन एडहेसिव्स के, उनको सॉल्वेंट के अंदर जो है वो इस तरह से कि वो सस्पेंड हुए हुए होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन बना हुआ होता है उनका। ठीक है, तो फिर जो है वो उसमें आ जाते हैं व्हाइट ग्लू है या रबड़ सीमेंट्स हैं। रबड़ जो है वो एक नेचुरल भी एक एडहेसिव है, नेचुरल रबड़ जो है वो भी एज एडहेसिव यूज होता है। तो रबड़ सीमेंट है, ये सारे जो है वो ड्राइंग एडहेसिव फैमिली में है, कि उनमें उनको जो है वो इन इंग्रेडिएंट्स को सॉल्वेंट के अंदर उसका सस्पेंशन बनाया जाता है। जब उसको अप्लाई किया जाता है तो सॉल्वेंट जो है वो एवेपोरेट कर जाता है, और एडहेसिव जो है वो मतलब बाइंड करके हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्टेक्ट एडहेसिव्स। कॉन्टेक्ट एडहेसिव्स जो है इसमें रबर फैमिली का जो है ना वो ऐसे ही है। रबर जो एज एडहेसिव यूज होता है वो कॉन्टेक्ट एडहेसिव ही एक एग्जांपल है, रबर बेस्ड जो एडहेसिव्स हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट एडहेसिव्स में ये होता है कि पहले दोनों सर्फेसिस जिनको आपने बाइंड करना है उस पे आपने इन एडहेसिव्स को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो है वो उन एडहेसिव्स को ड्राई करना है, और ड्राई होने के बाद जो है आप उन दोनों सर्फेसिस को जो है वो साथ में पुश करेंगे, और वो इस तरह से साथ जुड़ जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। तो सम कॉन्टेक्ट एडहेसिव्स रिक्वायर, कुछ एडहेसिव्स को जो है वो 24 आवर्स या उससे भी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है ड्राई होने के लिए। तो फिर जो है उन दोनों एडहेसिव्स जो है वो उनको आप इकट्ठा करके तो कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट नाम से इंडिकेट, मतलब ऐसे जो है वो पता चला कि इनको कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर वो जो है वो जुड़ेंगे, तो इसका मतलब पहले ड्राई करेंगे फिर उनको कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर वो जो है वो हार्ड हो जाएंगे। देन जो है वो हार्ड ग्लू है। हार्ड ग्लू जो है ये आपने ये क्राफ्ट्स वगैरह में जो है वो आर्ट्स वगैरह में ये यूज होती है। हार्ड मतलब ग्लू होती है, ठीक है, उसमें ये थर्मोप्लास्टिक की तरह के ही है। थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होता है ना, जब आप उसको जो है ना हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है कि मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद उस वक्त उसमें जो है वो एक स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है। वो स्टिक जब हो जाती है तो कूल होने के बाद अगेन जो है वो हार्ड हो जाती है।
तो उसमें जो है वो हार्ड ग्लू गन जो होती है वो भी इसकी एक एग्जांपल है, कि उसमें जो है वो एक पाइप की तरह के, मतलब जो है ना वो एक सॉलिड सा एक मटेरियल होता है, आप उसमें ग्लू के पीछे जो है वो उसको लगाते हैं, और जो मतलब वो जो गन होती है गन के पीछे लगाते हैं, और वो जो है वो आप साथ में जो है उसको उसमें स्विच ऑन जब करते हैं तो वो क्या होता है कि वो साथ साथ ये जो पीछे जो हार्ड सा मटेरियल होता है वो मेल्ट होता जाता है, और जो गन होती है उसका आगे जो होता है उससे निकलती जाती है, और जहां पे भी आपने अप्लाई करना होता है तो वहां पे अप्लाई कर ली, जब वो कूल होती है तो वो हार्ड हो जाती है। तो ये हार्ड ग्लू जो है वो वैसी है, तो मतलब जब हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, यानी कि ये एडहेसिव जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स की तरह है, दे आर अप्लाइड हॉट, मतलब आप उसको हीट अप करेंगे तो तब तो then simply allow to harden as they cool. These adhesives have become popular for crafts because of their ease of use and the wide range of common material to which they can adhere. तो बहुत सारे मटेरियल्स को जो है वो जोड़ने के लिए ये यूज हो सकती है, तो ज्यादातर जो है वो आर्ट्स वगैरह में यूज होता है। द ग्लू गन मेल्ट्स द सॉलिड एडहेसिव्स एंड देन, मतलब ये ग्लू गन की ही बात हो रही है कि उसमें जो है वो जो सॉलिड एडहेसिव होता है वो ऐसे पाइप की तरह का होता है, उसको वो मेल्ट होता है, और फिर वो जो लिक्विड होता है वो बैरल में से, गन के बैरल में से पास होके मटेरियल पे जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं, तो फिर जब वो कूल होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। देन आ जाते हैं जी यूवी एंड लाइट क्योरिंग एडहेसिव्स। ठीक है, तो उसमें जो यूवी एंड लाइट क्योरिंग एडहेसिव्स है कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ लो और मीडियम मॉलिक्यूलर वेट रेजन्स। तो ये भी बेसिकली रेजन्स ही हैं। इसमें ये क्या होगा कि आप इसको मतलब एडहेसिव के लिए आप इसको यूवी से जो है वो ट्रीटमेंट, यूवी रेज जो है लाइट है उनके साथ जो है उसको एक्सपोज करवाएंगे, तो तब जो है वो मतलब एज एडहेसिव जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट से लिखे हुए हैं, लेकिन जो बलोचिस्तान बोर्ड की जो बुक है उसमें जो है वो एलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, वहां पे जो है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो तफसील से लिखा हुआ है। इंशाल्लाह बाकी हम कल जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।